इसरो ने चंद्रयान 3 का इतिहास रचने के बाद अब इसरो एक और इतिहास रचने जा रहा है। 2 सितंबर 11:50 पर इसरो ने अपना आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। ये मिशन इस बार मून को नहीं बल्कि सन को स्टडी करने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे चांद पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था तो क्या आदित्य L1 भी सन के ऊपर लैंड होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह आदित्य L1 मिशन धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा और फिर वहां से सन का ऑब्जर्वेशन करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आदित्य L1 को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। सबसे पहले वाई आदित्य L1 इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। आखिर ये मिशन भारत को इतना क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि 77 स्पेस एजेंसी में से अभी तक 3 ही ऐसी एजेंसी है जिसने सोलर मिशन को लॉन्च किया है, और वो भी कोलैबोरेशन में। वो एजेंसी है नासा, ESA और JAXA। अब देखो, इतना कम सोलर मिशन इसलिए हुआ है क्योंकि 50% ही चांसेस होता है कि हम सन को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सन के ज्यादा पास जाने से कम्युनिकेशन टूट जाता है। इसरो ने इसी कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए आदित्य L1 को बनाया है, ताकि आदित्य L1 सन के पास जाकर भी उसका कम्युनिकेशन ना टूटे और सन के कुछ ही डिस्टेंस में ही रहकर प्रॉपर तरीके से सन को स्टडी करे। अब देखो, अभी तक जितने सारे सोलर मिशन लॉन्च हुए हैं ना, वो कोलैबोरेशन में ही लॉन्च हुए हैं। मतलब 3-4 स्पेस एजेंसी साथ में मिलकर एक सोलर मिशन को लॉन्च करते हैं। लेकिन हमारा जो आदित्य L1 मिशन है ना, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। यानी कि आदित्य L1 के सारे पार्ट्स को भारत में ही बनाया जाएगा और उसे लॉन्च किया जाएगा, और वो भी बिना किसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से। आदित्य L1 मिशन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम और पृथ्वी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करने वाला है, और इसरो 100 साल पहले की कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री को भी सॉल्व करने वाली है। तो ये कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने वाली पहली ऐसी एजेंसी बन जाएगी। अब देखो, इसरो अपने आदित्य L1 मिशन को एक L1 पॉइंट पर रखने वाला है, जिसे लैग्रेंज पॉइंट भी कहा जाता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, आदित्य L1 पृथ्वी और सन के बीच में है। अब देखो, इस L1 तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 को पृथ्वी के 5 चक्कर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद स्लिंग स्लॉट बूस्ट दिया जाएगा ताकि वो क्रूज फेस में इंटर कर जाए, और वो लगातार अपने बूस्टर को चालू रखेगा ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होते रहे। अब देखो, अर्थ से L1 पॉइंट लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है। आप सभी को पता होगा, चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के लिए लगभग 40 दिन लगे थे, लेकिन लैग्रेंज पॉइंट चांद से भी दूर है, तो इसीलिए आदित्य L1 को 127 दिन लगने वाले हैं वहां तक पहुंचने के लिए। और जैसे ही आदित्य L1 इस पॉइंट पर आएगा तो वहां से शुरू होगा हेलो ऑर्बिट इजेक्शन फेज। अब देखो, फेज में ना बेसिकली होगा ये कि आदित्य L1 के कुछ ही थ्रस्टर को चालू किया जाएगा ताकि वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही टर्न होते रहे, और फिर वो अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करने लगेगा, और फिर वो अपने टारगेट स्पॉट पर पहुंच जाएगा, और फिर वो वहां से सन को बिना किसी रुकावट को स्टडी कर सकता है। अब आप लोग ये मत सोचना कि चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 भी वहाँ पर लैंड करने वाला है। आदित्य L1 वहाँ के हेलो ऑर्बिट में ही ऑर्बिट करेगा, और फिर वो वहाँ से सन को ऑब्जर्वेशन करने वाला है। और ये मिशन इसरो को बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग बनाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है जो अपनी तरफ खींचते हैं। वो है सन और अर्थ। अब देखो, सन और अर्थ का एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसल आउट हो जाता है, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने के लिए आसानी होती है। अब देखो, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, आखिर क्यों आदित्य L1 को पृथ्वी से इतना दूर लेकर जा रहे हैं और फिर सन का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं? अगर इनको ऑब्जर्वेशन लेना ही है तो वो पृथ्वी के लूनर ऑर्बिट से भी तो ले सकते हैं। आदित्य L1 को इतना दूर भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये बात भी सही है। अब चलो, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, अगर हम कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपने धरती के लूनर ऑर्बिट में भेजेंगे तो वो गोल गोल घूमेगा, और वो गोल गोल घूमेगा तो वो पृथ्वी के पीछे छुप जाएगा ना, और यहाँ से हम सन का ऑब्जर्वेशन कैसे ले सकते हैं? तो इसीलिए आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट पर भेजा गया है, जहाँ पर उसका एक खुद का ऑर्बिटर है, और उसी ऑर्बिटर में वो कंटिन्यूअसली घूमेगा, और वहाँ से वो सूरज को स्टडी भी कर सकता है, और इससे वो धरती के पीछे भी नहीं छुपेगा। अब देखो, लैग्रेंज पॉइंट को L1 नाम दिया है, इसका मतलब वहाँ पर और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अब देखो, L1 सिलेक्ट करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो L2 पॉइंट पृथ्वी के अपोजिट साइड में है, और यहाँ से सन को स्टडी करना इम्पॉसिबल है। और अगर L3 पॉइंट की बात करें तो
और यहाँ से भी कम्युनिकेशन करना इम्पॉसिबल है। अब बचे हुए L4 L5 पॉइंट की केस में वहाँ पर ज्यादा एक्सट्रॉइड होने की वजह से अगर हम किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वहाँ पर भेजेंगे तो वो टकराकर टूट सकता है, तो इसीलिए इन सब पॉइंट को छोड़कर L1 पॉइंट को चुना गया है। आदित्य L1 पॉइंट तक पहुंचने के बाद आखिरकार करने क्या वाला है, इसको समझने से पहले हमें सूरज को समझना पड़ेगा। हमारा सन धरती से 109 गुना ज्यादा बड़ा है और वजन में 3,33,000 गुना भारी है धरती के कंपैरिजन में। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि हमारा जो सन है वो धरती के कंपैरिजन में आखिरकार कितना बड़ा है। 13 लाख अर्थ हमारे सन के अंदर फिट हो सकता है। जैसे धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेटल, क्रस्ट, और ऐसे ही सूरज के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर आता है कोर और इसका टेम्परेचर 15 लाख सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद आता है रेडियो एक्टिव, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर। अब देखो, इसे सन का सरफेस भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर गर्म गैसेस और प्लाज्मा मौजूद होते हैं और यहाँ तक टेम्परेचर काफी हद तक ठंडा हो जाता है 5500 डिग्री सेल्सियस। और इसके ऊपर आता है क्रोमोस्फीयर लेयर और यहाँ से टेम्परेचर बढ़ने लगता है 6000 सेल्सियस से लेकर 20,000 सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और अब आ जाता है सूरज का सबसे लास्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, जिसे कोरोना कहा जाता है। और यहाँ का प्लाज्मा फिर से गर्म हो जाता है 10 लाख से लेकर 30 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सन का कोर इतना गर्म है लेकिन ऊपर आते ही सरफेस ठंडा हो जाता है और इसके बाद कोरोना वाली लेयर फिर से इतनी गर्म हो जाती है। अब देखो, इसे ही ना कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहा जाता है और इसी प्रॉब्लम को अभी तक किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है। हो सकता है आदित्य L1 कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अब देखो, आदित्य L1 को समझने से पहले हमें सन से आने वाली रेडिएशन के बारे में समझना पड़ेगा। आखिरकार कौन कौन सी सन से रेडिएशन निकलती है। विजिबल लाइट, जिसे हम देख सकते हैं, यूवी रेडिएशन, जिससे स्किन कैंसर हो सकता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव, और लास्ट में आता है एक्स रेस और गामा रेज। इतने सारे रेडिएशन सन से आते हैं। अब देखो, ये जो रेडिएशन है ना, वो हमारे अर्थ पर भी आता है, लेकिन हमारे अर्थ के पास एक ओजोन लेयर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। सन से जितने सारे हार्मफुल रेडिएशन आते हैं उनको रोक लेता है और जो हार्मफुल नहीं होता है वो पृथ्वी पर आता है। इसके अलावा सन से एक और रेडिएशन निकलता है, सोलर विंड। जब धरती के ओजोन लेयर से टकराती है तो धरती से कुछ ऐसे लाइट देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा सन से एक और खतरनाक रेडिएशन निकलता है, CME, कोरोनल मास इजेक्शन। इसकी वजह से इलोन मस्क के SpaceX के 40 सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसीलिए आदित्य L1 मिशन भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आदित्य L1 के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब उसके अंदर जो 7 मेन पेलोड लगे हुए हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। पहला है वेल्स विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये बेसिकली कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी और ऑब्जर्व करेगा। दूसरा है सूट सोलर वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये बेसिकली फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का इमेज लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। तीसरा है सोलेक्स सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा है हीलियोस हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों बेसिकली सन से आने वाली सॉफ्ट विंड और हार्ड सोलर फ्लेयर एक्सरे को स्टडी करने वाली है। पांचवा है एक्सपेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। छठवां है पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों बेसिकली वहाँ के सोलर विंड को स्टडी करेंगे। सातवां और आखिरी पेलोड है AMG मैग्नेटोस्फीयर। इसका बेसिकली काम है L1 के पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको स्टडी करना। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आदित्य L1 मिशन क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमारे सोलर सिस्टम को और पृथ्वी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की लाइफ में इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को मेरा दूसरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।